नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं और ऑब्वियसली हम लोग मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे भी हमारा चैनल जो है सेक्शन मैथमेटिक्स है, तो ये अंडरस्टूड है कि हम लोग मैथमेटिक्स के ही पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है। अभी से पीछे वाले वीडियो में हम लोग पहले 10 प्रॉब्लम को डिस्कस करे थे। अब इस वाले वीडियो में हम लोग 10 से 20 वाला करेंगे और इसी तरीके से 10-10 करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को और फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। लैंग्वेज हमारा बाइलिंगुअल होगा, लिखेंगे हम बाय एंड लार्ज इंग्लिश में लिखेंगे और बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आप दोनों ही मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, और मैं इनफैक्ट मैं खुद भी 10th तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था और उसके बाद मैं इंग्लिश में स्विच हुआ था। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं होता है। ठीक है, और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये इंग्लिश को सीखने का एक आप इसको मीडियम भी बना सकते हैं, क्योंकि जो लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को समझते हैं हिंदी में, वो किसी भी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 11th प्रॉब्लम है और ये डिफ्रेंसिएशन का प्रॉब्लम है। हम लोग चेन रूल में देखे थे इन द सेंस कि थ्योरेटिकल जो हम एक थ्योरी का डिफरेंशिएशन का क्लास बताया, उसको मैं यहाँ पे लिंक में आइकॉन में ऐड कर दूंगा। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डिफरेंशिएशन को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे अगर इसी को हम चेन रूल से बनाएं तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 3x/4 हम क्या करेंगे कि जैसा यहाँ पे फंक्शन रहेगा वैसा यहाँ पे डेरिवेटिव क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जब कोई भी, ये प्रॉपर्टी में भी हम देखे होंगे कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और अगर उसमें अगर ax अगर है dx, तो हम यहाँ पे वेरिएबल का डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा क्वांटिटी वेरी करेगा, कौन सा क्वांटिटी फिक्स रहेगा, वो हमारे डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। अगर ये x का डेरिवेटिव है, इसका मतलब x के अलावा जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और बाकी चीज कुछ और एक्स्ट्रा चीज है वो हम लोग बाद में बताएंगे। जैसे y को लोग वेरिएबल मानते हैं क्योंकि y x का फंक्शन होता है, इसका मतलब कि वो उसमें x अंदर में है, लेकिन जैसे a है, a में अंदर में x नहीं है, इस कारण से वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको हम यहाँ के बदले नीचे लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं, 2 कांस्टेंट बाहर निकाले dx, और अब क्या है ये cos 3/4x। अब हमको पता है d cos x dx जो होता है वो होता है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कुछ लोग फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली सॉल्व भी कर देंगे, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अगर यहाँ पे करना चाहें सारे स्टेप को फॉलो करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x/4 cos 3x/4 इंटू d 3x/4 और यहाँ पे फिर से x। अब ये जैसा यहाँ पे टर्म है वैसा यहाँ भी टर्म है, तो हम इसमें cos x के जगह sin x माइनस साइन x लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 और इस इंटू माइनस साइन, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, 3x/4। और 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 3/4 इंटू dx और dx। तो dx जो है वो ये 1 आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू माइनस साइन 3x/4 इंटू 3/4 इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा -3/2 साइन 3x/4। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। हम लोग छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग डायरेक्टली क्या करे होंगे कि cos ax का फॉर्मूला लगाए होंगे और इसका हो जाता है -a sin ax। वो फॉर्मूला यहीं से बना है, वो आउट ऑफ ब्लूज कहीं नहीं आया। मतलब आउट ऑफ ब्लूज का मतलब होता है आसमान का कलर ब्लू होता है। आउट ऑफ ब्लूज जब बोले इसका मतलब आसमान से नहीं टपका है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हमारा उसी तरह का है। अब हम जैसे इसमें हम भी अगर हम लगाएं 3e⁴ax dx, तो इसका फॉर्मूला सीधे होता है ae⁴ax। लेकिन अगर इसको हम चेन रूल से देखें तो इसको हम ऐसे ही करते हैं,
ई टू दी पावर ए डी एक्स को हम लिखते हैं डी ई टू दी पावर ए एक्स और डी ए एक्स और डी ए एक्स डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स का हमको डेरिवेटिव पता होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और चूंकि ए एक्स है तो ये ए एक्स बन जाएगा, और इसमें से कांस्टेंट बाहर ए आएगा और ये डी एक्स 1 बन जाएगा, यानी कि ए ई टू दी पावर ए एक्स। ये यहीं से इसी तरीके से ये फॉर्मूला बना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें डी एक्स ई टू दी पावर -3x, तो ये बहुत फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। हम इसको लिखेंगे क्या, ई टू दी पावर -3x डी, और हम एक बार x तो लिख ही चुके हैं, तो अभी हम क्या करते हैं ब्रैकेट में -3x लिख लेते हैं, और d -3x dx, ये एज इट इज आ जाएगा। मतलब एज इट इज का मतलब जैसे का तैसा, ऊपर में जैसा था, जैसे का तैसा नहीं, जे हु बहू, एज इट इज का मतलब हु बहू, जो पहले लिखा हुआ तो वैसा ही आ जाएगा नीचे, और यहां पे आ जाएगा इनटू -3, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है और dx के कारण 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 ई टू दी पावर -3x। वैसे मैं एक चीज बता दूं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। ई टू दी पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक जैसा होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज है। अच्छा इसलिए है कि ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, इसको हम लोग एल एन ए टू दी पावर एल एन ए और ए टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं इसको बताता हूं कि इसको करते कैसे हैं। तो ए टू दी पावर एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स एल एन ए। वैसे ई लाने का मोटो क्या है, मोटो ये है कि हमारा पूरा कैलकुलस जो है, जो कैलकुलस का जो भी हमारा ऑपरेटर बना हुआ है, ये जैसे ये डेरिवेटिव जो होता है इसको ऑपरेटर बोलते हैं, OPERATOR, ऑपरेटर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शायद कुछ बोलते होंगे। इंटीग्रेशन जो है वो भी एक ऑपरेटर है। तो इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला डिफाइन होता है वो नेचुरल बेस के लिए होता है, इसीलिए हम लोग ई के पावर में लेके गए हैं। ये हम लिख सकते हैं, और अगर इसको लिखने में भी दिक्कत है तो लॉगरिदम में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे होंगे, उसमें दोनों तरफ हम लॉग ई बेस का लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि एकदम सेम है। तो इतना अगर हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि डी ए टू दी पावर डी एक्स, ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एल एन ए का मतलब होता है लॉग ई बेस ए, इसी को हम लोग लिखते हैं एल एन ए। लॉग ई ए को हम लोग एल एन ए लिखते हैं। वैसे कैलकुलस का एक पूरा सीरीज मैं डिस्कस करा हूँ इस चैनल पे, और उसमें इंटीग्रेशन डिस्कस करा गया, वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत डिटेल से बताया गया है, डिफरेंशिएशन भी डिस्कस करा गया, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं जब भी कैलकुलस की बात करता हूँ तो हम लोग जो भी फॉर्मूला बनाते हैं वो ई बेस के लिए बनाते हैं, और इसी कारण से अगर कोई दूसरा बेस होता है तो उसको हम कन्वर्ट करके ई में कन्वर्ट करते हैं वापस। तो इसको हम ए टू दी पावर एक्स डी एक्स लिखे। अब हम पिछले ही पेज पे अगर देखें तो हम लोग ये फॉर्मूला सीखे हैं, इसका हम पूरा ऑपरेट करना कि कैसे बना रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे e टू दी पावर एक्स एल एन ए, और x के साथ जो मल्टीप्लायर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये चीज़ इसको हम एल एन ए को पहले लिख लेते हैं, और ये बेसिकली हमारा क्या है, ए टू दी पावर x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए टू दी पावर x। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, d ऑफ डी एक्स 11 टू दी पावर x, ये हो जाएगा, ये एक ए के जगह पे 11 हो जाएगा, तो ln 11 और फिर 11 टू दी पावर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चूंकि इसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो इसको फिर से लिखने का मतलब नहीं बनता है, ए के जगह पे हम सिंपली 11 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे लॉग, कैलकुलस में अगर कुछ नहीं मेंशन करा हो, सिर्फ लॉग लिख दिया हो, इसका मतलब उसका बेस ई ही है जब तक कि कोई दूसरा बेस लिखा ना हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनटिल स्टेटेड अदरवाइज इसका बेस ई है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को देखिए, ये डिफरेंशिएशन का हर एक टाइप का प्रॉब्लम को लिया है, इसमें डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं और इसमें भी चेन रूल ही यूज हो रहा है। जैसे हम लोग को पता है डी ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है,
और ये भी एक्स टू दी पावर एन से भी इसको हम कर सकते हैं, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स के जगह पे हम लोग एन के जगह पे -1 डाल देंगे, लेकिन इससे हम ये भी अपने आप में स्टैंडर्ड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ अगर हम इसी तरह का ये है लेकिन इसमें x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको चेन रूल लगाते हैं इसमें सबसे अच्छा, dx और 1/3x-2, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, d और यहां पे क्या कर लेते हैं 3x-2 और 1/3x-2 ये हो गया इनटू d 3x-2 dx। तो इससे क्या हो जाएगा, 1/x है तो ये -1/3x-2 का होल स्क्वायर। और अब इस टर्म को देखते हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट ले ले तो ये हम लिख सकते हैं 3x dx माइनस d2 dx। हमको पता है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हट गया, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, -1/3x-2 का होल स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा, ये 3 बाहर आ जाएगा और इसको 1 हो जाएगा, -0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगा सिंपली -3/3x-2 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, -3/b ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ये भी डिफरेंशिएशन ही है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि हमारा dy dx हम जब लिखे हैं dy dx, लेकिन x डेरिवेटिव x फंक्शन है थीटा का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। अब देखिए dx हमको, x का वैल्यू हमको पता है, x क्या है, x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, dx d थीटा क्या हो जाएगा, d थीटा और a cos स्क्वायर थीटा। इससे हम क्या लिख सकते, a को बाहर कर लेंगे और cos स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। एक सेकेंड, बच्चे लोग को सीखने आए हैं तो हम एकदम स्टेप स्किप नहीं करेंगे, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए इसको हमको इसमें 2 फॉर्मूला लगाना है, इनफैक्ट 3 फॉर्मूला, हम सारे फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, x टू दी पावर n x टू दी पावर n-1, इसी से अगर x स्क्वायर है तो ये सिंपली हो जाता है 2x, और d cos थीटा जो होता है d x ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dx तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और d साइन x जो होता है dx तो ये हो जाता है cos x। इसी सारे फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग चेन रूल के थ्रू, लेकिन चेन रूल के लिए स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग स्पेस को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, a d cos स्क्वायर थीटा d cos थीटा d cos थीटा और d थीटा। तो इससे क्या हो गया, a और 2, और ये सिंपली cos थीटा हो जाएगा क्योंकि हमारा cos थीटा ऑलरेडी है और नीचे में भी cos थीटा है, तो ये एज गुड एज जो है वो एक्स स्क्वायर के जैसा हुआ कि जैसा डेरिवेटिव है वैसा का उसी टर्म का स्क्वायर है, डेरिवेटिव cos थीटा के फॉर्म में है और cos का स्क्वायर है, तो ये सिंपली 2 cos थीटा हो जाएगा। और इस cos थीटा जो है d cos थीटा d थीटा, ये साइन d cos x dx के जैसा है, तो यहां पे सिंपली आ जाएगा माइनस साइन थीटा, चूंकि थीटा के फॉर्मेट में है, तो ये हमारा हो गया इस टर्म का। सिमिलरली अगर हम dy इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है b साइन स्क्वायर थीटा, तो dy d थीटा इज इक्वल टू b 2 साइन थीटा और साइन के साथ cos थीटा। अब हम dy dx यहां से निकालते हैं, तो dy dx क्या हो जाएगा, dy ये तो b इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस a और 2 साइन थीटा cos थीटा, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, इसका मतलब -b/a, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
तो माइनस बी अपॉन ए बी आंसर हुआ। हम इसके बैकग्राउंड में चले गए, इसके कारण से थोड़ा सा बल्कि लगा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो 1 सेकंड में बनने वाला प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा मोटो यहाँ पे आंसर नहीं निकालना है, हमको ये भी देखना था कि ये प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं यूजुअल स्पीड से, क्योंकि 10 प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम जब थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे बहुत स्मूथली और बहुत स्लोली चलते हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा अवकलन समीकरण, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें कोई सिंपल सा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ अवकलन करने से, नहीं अवकलन समीकरण उसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन को समाकलन बोलते हैं शायद, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, अब इधर अगर कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या जीरो भी, अगर जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखते हैं बेसिकली। तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ गया, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस वाई क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं सी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3c, इसी को हम मान लेते हैं k। तो ये ऐसा फॉर्मेट में हमारा एक आंसर होगा, ये आंसर हमारा है। और कुछ लोग सोचेंगे कि ये 3 को k लिख लिए, ये हम इसमें फ्रीडम है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसमें हमारा फ्रीडम इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है तो वहां पे हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। जब हमको इनिशियल कंडीशन बताया जाएगा उस केस में इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 3c भी लिखना चाहें वो भी सही होगा, उस केस में c और k में वैल्यू रिलेशन अलग होगा, ठीक है। तो आप आराम से ऐसा लिख सकते हो और ये एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट है, इसमें बस एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हम उसको ऑर्डर में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे -2i प्लस जे डॉट, वेक्टर प्रोडक्ट में दो तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट और क्रॉस। प्लस ये पहला क्या है, प्लस 3i माइनस जे प्लस के। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 -1, तो ये हो जाएगा -7। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका सी आंसर। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें भी एक ही बार में इंटीग्रेट करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। dx प्लस e टू द पावर 4y dy इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर e टू द पावर 4y dy इज इक्वल टू, हम यहां पे अभी 0 ही लिखते हैं। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसमें मेरे पास एक्चुअली टाइम कम है, नहीं तो हम इसको बहुत डिटेल में एलेबोरेट, मतलब इंटीग्रेशन में एकदम स्क्रैच से, जीएन वर्मन एक बुक होता है और उसको हम स्क्रैच से डिस्कस करके, इसको स्क्रैच से हम डिस्कस करे हैं और उसमें सारे तरह के इंटीग्रेशन का डिस्कस करा हुआ है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें सिंपली हम इंटीग्रेट करें, दोनों तरफ हम इधर 0 ही रखें। इसको इंटीग्रेट करने के बाद e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस e टू द पावर 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू k मान लेते हैं, ठीक है। और ये k कैसे हुआ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्टीमेटली वापस ये आ जाएगा, तो इसीलिए हम इसको k बाहर में इस तरफ लगा सकते हैं। अब इसमें अगर देखें तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है। इसको फर्दर डिटेलिंग के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार वीडियो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर सब कुछ बताने लगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव डिस्कशन है, माइंड इट। ये अगेन ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी अगर एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे
तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू जी। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln x या log e टू द बेस x प्लस ln y इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 के जगह पे अब हम कांस्टेंट लिखेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो इसको c मान लेते हैं। ये बस हम दिखने में अच्छा लगे इसलिए, अदरवाइज हम कांस्टेंट के यहाँ भी मान सकते थे। अब हमको पता है ln a और ये इसको हम लिख सकते हैं ln xy इज इक्वल टू c। इसको लिखेंगे तो xy इज इक्वल टू e टू दी पावर c, इसको हम k माने। तो ये जो xy है इज इक्वल टू k, ये हमारा आंसर हो गया। बस ये है कि हमारा अगर c जो हम पहले माने थे वो और k में ये रिलेशन होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारा इसका समाकलन गुणांक इसमें लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो IF जो होता है इसका तरीका एक होता है, ये हमारा होता है dy dx प्लस p इज इक्वल टू q, जहां पे p और q जो है p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, यानी कि p नहीं है बेसिकली, ये कोई फंक्शन है px, q भी फंक्शन है qx का। तो इसका IF जब हम निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो वो सिंपली होता है e टू दी पावर p dx। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें, IF निकालें, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ पे y है और y के बाद क्या बचता है माइनस साइन एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स dx। तो इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, अब पहले से माइनस है तो e टू दी पावर माइनस और फिर से माइनस, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर प्लस कॉस एक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम लोग अगले 10 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।